नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें मिलने वाले उपहारों को लेकर एक पहल की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सचिव विनय शंकर पांडे को यह निर्देश दिए हैं, उन्हें कार्यक्रमों में जो भी उपहार मिले हैं उनके मूल्य का आकलन कर उनकी नीलामी की जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उपहारों की नीलामी से मिलने वाली राशि को जनहित के कार्यों में उपयोग किया जाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद लक्सर पहुंचे, जहां वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री राम 500 साल के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं और इस अवसर पर सभी घर दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाएं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया है। देखिए, इन लोगों ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया है। वो तो ये भी कहते हैं कि राम हुए नहीं, इनके कहने से थोड़ी बात बनेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारा आदर्श, हमारी संस्कृति के प्राण है। और जो भी व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन को अपने जीवन में धारण करेगा वो हमेशा सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा और ईश्वर उसको हमेशा तरक्की देगा। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए गए हैं। तो 2024 चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने अपनी तैयारियां और भी तेज कर दी है और ऐसे में अग्नि परीक्षा के लिए बीजेपी एक बार फिर से तैयार है। हरिद्वार में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर न्याय यात्रा निकाली। आपको बता दें कि यात्रा ऋषिकुल चौक से शंकर आश्रम चौक तक निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही उन्होंने मांग की है कि अंकिता भंडारी प्रकरण की हाई लेवल पर जांच होनी चाहिए। लगातार कांग्रेस अब पहले से कह चुके हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ निरंतर सड़कों पर उतरती रहेगी जब तक कि अंकिता भंडारी को न्याय ना मिल जाए। इसी कड़ी में ये दिन रात जब भी है पार्टी का आदेश होगा तभी न्याय यात्रा निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से कोयले की मांग की है। दरअसल सीएम धामी की तरफ से 1000 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का एक कोल ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया गया। तो वहीं इस पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कदम का समर्थन किया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि एक अच्छी पहल है कि सीएम धामी ने कोयले की मांग की है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लगातार उत्तराखंड में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और उसके आधार पर बिजली की खपत और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री ने कोयले की मांग करी है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर इस चीज के लिए भी कवायद करते कि जो बिजली उत्पादन यहाँ के नदियों से उत्तराखंड में हो रहा है उसका केवल 12% क्यों मिल रहा है उत्तराखंड वासियों को। सारी बिजली आप सोचिए, अगर केवल हमको 12 मिल रहा है तो 88% जो बिजली उत्पादन उत्तराखंड कर रहा है अपनी नदियों का दोहन करके वो बाहरी प्रदेशों को जा रही है। अगर इतनी ही कसरत मुख्यमंत्री अपना अधिकार मांगने के लिए भी करते, केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखते या यूपी और दिल्ली जिसको हमारी बिजली बड़े स्तर पर जा रही है वहां से उनके साथ बातचीत करते तो शायद उत्तराखंड को ज्यादा लाभ होता।
आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दीपावली मनाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में दिवाली के बाद बग्वाल मनाने का रिवाज है और इस बार 22 जनवरी को बीजेपी के साथ साथ उत्तराखंड में सभी जनता राम बग्वाल मनाएगी। देखिए, निश्चित रूप से रामलला विराजमान हो रहे हैं और 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, तो हर साल इस तिथि को हर सनातनी संस्कृति और सनातन सभ्यता और सनातन पूजा पद्धति को मानने वाला व्यक्ति इस तिथि को जरूर भूलेगा नहीं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली कलश यात्रा। अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत और कलश पूजन के साथ विशाल यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं और लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली जैसा महोत्सव मनाने की अपील की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 22 जनवरी को लेकर अब उत्तराखंड की जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में इसी उपलक्ष्य में कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। उसी के निमित्त पूरे देश में एक जबरदस्त माहौल है, लोगों में बहुत उत्साह है। उसी को लेकर आज ग्राम भादराबाद में एक कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 22 तारीख को भादराबाद में भी एक भव्य कार्यक्रम हो, उसी की रूपरेखा के तहत ये आज कलश यात्रा आयोजित की गई। अयोध्या में आयोजन चल रहा है राम जन्मभूमि पे, उसके निमित्त हमारे भादराबाद के अंदर भी कलश यात्रा निकाली गई है और हमारे भादराबाद का जो मेन मंदिर है वहाँ पे शिव जी, वहाँ पे राम दरबार की भी स्थापना होगी 22 तारीख को। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों को राममय किया गया है, जिसमें देहरादून का घंटाघर भी शामिल है। देहरादून का दिल कहे जाने वाला घंटाघर पूरी तरह राममय हो गया है। घंटाघर पर लेजर के जरिए श्री राम की तस्वीरों को उतारा गया है। वर्ष 2024 में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में देहरादून के सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए ज्यादा पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, औली और हर्षल में साल का पहला हिमपात हुआ है। साथ ही हनुमान चट्टी, सतोपंत, फूलों की घाटी, हेमकुंड, गैरसो, बुग्याल समेत ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ होने लगी है और ऐसे में गंगोत्री धाम की पहाड़ियों पर भी हल्की बर्फ देखने को मिली। ठंड से बचने के लिए लोग एक तरफ अलाव का सहारा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बर्फ का इंतजार था और अब ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हुआ है। और ऐसे में जहां बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी है। गंगोत्री धाम में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिली। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ये साल की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद अब अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं बर्फबारी के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में बढ़ती ठंड के साथ अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अब घर में दुबकने को मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का इंतजार था और अब साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और
गंगोत्री धाम में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, देखिए जिस तरीके से अब पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है और इसी के साथ अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? इलाके जो पहाड़ी इलाके, हालांकि 3000 मीटर से ज्यादा जो ऊंचे इलाकों में ठंड की बर्फबारी लगातार देखी जा रही है। हालांकि अगर मैं मैदान की बात करूँ तो मैदान में किस तरह से कहीं भी कोहरा छाया हुआ है, तो कहीं भी आमजन इसको लेकर कहीं भी काफी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि लोग कहीं के अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन है वो भी लगातार जो है विभिन्न स्तर पर जो कहीं के अलाव का जो इंतजाम है वो करा रहे हैं। प्रशासन पुलिस में मुस्तैद और जागत की जिससे हम अगर बात करें तो कहीं जो ट्रेन की रफ्तार है कोहरे ने वो भी कहीं कहीं यहाँ पर उससे भी ब्रेक लगा। तो ऐसा में जो है आमजन कहीं न कहीं भारी ठंड की वजह से जो है कहीं के अलाव का सहारा ले रहे। तमाम जो हरिद्वार प्रशासन है वो भी जहाँ पर मुस्तैद, तमाम जो उत्तराखंड प्रशासन है वो भी जन स्तर पर मुस्तैद। हालांकि हम रेन बसेरों की बात करते हैं, रेन बसेरों की जिससे वहाँ पर आमजन वहाँ पर है तो उनके लिए भी जो है कहीं कम्बल का जो है वो भी किए जा रहे हैं। कई ऐसी जो है जागृति प्रशासन के द्वारा पहल की जा रही है ताकि ठंड से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति को जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े और कहीं न कहीं प्रशासन इस पर पहल भी करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक तरफ जहां बढ़ती ठंड से लोग परेशान जरूर हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद अब उत्तराखंड में पर्यटकों का रुख भी देखने को मिलेगा। अब पर्यटन कहीं ना कहीं फलेगा फूलेगा, क्या कुछ कहना है व्यापारियों का? हाँ बिल्कुल, अगर हम पर्यटन की बात करते हैं कहीं न कहीं जो अन्य राज्यों के जो यात्री है वो भी उत्तराखंड का रुख करे। हालांकि जिससे से यात्री पहुंचते तो कहीं कहीं जो व्यापारी उनमें खुशी के लिए यहाँ पर खासतौर पर देखने को मिलते और कहीं कहीं व्यापारियों का ये कहना है कि जिससे से पर्यटक आ रहे कहीं जो प्रशासन है, जो सारे प्रशासन है अपने जिलों में अलाव की व्यवस्था कराए और वाकई में प्रशासन इस पर पहल भी कर रहा है कि कहीं कहीं कोई भी व्यक्ति जो हरिद्वार या फिर उत्तराखंड पहुंचे उनको किसी प्रकार की ठंड से परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन भी दोनों स्तर से पूरे प्रबंध यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे में जाकर लगातार अगर हम बात करें तो पर्यटक भी लगातार यहाँ पर जो देखे जा रहे हैं उत्तराखंड का करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम हिमालय की बात करते वाले में जिस तरह से बर्फबारी लगातार देखी जाए तो ऐसे में जो है पर्यटक ज्यादा रुख उत्तराखंड का करते हैं और कहीं न कहीं फिलहाल पर्यटक का जो आवाजाही वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं साफ तौर में देखी जा रही है और लगातार इस पर प्रशासन भी साफ तौर पर कहीं न कहीं लिखते रहे ताकि जो भी मेहमान उत्तराखंड में पहुंचे, जो भी यात्री उत्तराखंड में पहुंचे उनको जो है ठंड से कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जाकर बहुत बहुत धन्यवाद विकास साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहाड़ों में साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में अब पर्यटन और व्यापार भी बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बाघ और गुलदार का खौफ देखने को मिल रहा है। मसूरी, देहरादून और रामनगर में गुलदार और बाघ के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। मसूरी में जहां गुलदार ने बच्चों को अपना शिकार बनाया तो वहीं रामनगर में बाघ ने गाय को अपना निवाला बना लिया। तो वहीं वन विभाग के अधिकारी वन्यजीव से निपटने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही वन विभाग की टीम ने अपनी कई टीमें बनाकर अपनी गश्त भी बढ़ा दी है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून, रामनगर और मसूरी की, जहां गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब वन विभाग भी वन्य जीवों को लेकर के मुस्तैद नजर आ रहा है। कई टीमों का गठन किया गया और इसी के साथ गश्त भी बढ़ा दी गई है। 2 सप्ताह से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने की घटनाएं हुई हैं और 2 इंस्टेंस पे गुलदार द्वारा लोगों पे हमला भी किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है 24 लोगों की 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम को हमने पुरुकुल सिंगली गांव जहां पे पहली घटना हुई थी उस एरिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय किया गया है और साथ ही साथ एक जो दूसरी हमारी टीम है उसको हमने IT पार्क और शहजहां रोड पे जहाँ पे लेपर्ड को देखने की घटनाएं हुई हैं उस पर जो है तैनात किया है। तो आज जिम्बोरा कथेमचर से बाघ ने एक और गाय को मारा है। तो ये 3 दिन में 2 बार घटना हुआ है। तो उसको देखते हुए एक बहुत गंभीर घटना ही है। तो उसको देखते हुए अभी वहाँ पे हमारा टीम तैनात किया है और लोकल्स का डिमांड था कि सोलर लाइट लग जाए, तो सोलर लाइट भी अभी तुरंत लगा रहे हैं और वो एक सोलर पंप का भी डिमांड कर रहे हैं ताकि उनको पानी लेने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो उसका भी व्यवस्था क्या करने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा टीम वहाँ पे तैनात रहेगा और उनके साथ मिलकर गश्त करेंगे। तो ग्रामवासियों से भी यही अनुरोध है कि जब तक ये खतरा बना रहता है तो थोड़ा अपना सावधानी रखेंगे ताकि अकेले नहीं जाएंगे फॉरेस्ट में और जो भी इनका गौशाला है उसमें थोड़ा पट्टी वाली दरवाजा कराएंगे।
हल्द्वानी में प्रशासन के जरिए किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों ने अब विरोध तेज कर दिया है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने मुख्य बाजार से नगर निगम तक मसाल जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन के जरिए बेवजह दुकान तोड़ने का आरोप लगाया है। अतिक्रमण है ही नहीं। आप मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, पहले तथ्य पता कर लें। ये नगर निगम की दुकानें अथवा फुलवेड़ की उनकी खुद की प्रॉपर्टी है और अवैध तरीके से यहाँ पे नोटिस दिया गया है, वो नोटिस ही गलत है। और साथ ही साथ आईएसबीटी की जो मांग थी, आईएसबीटी की जो भूमि चयनित थी, अगर आईएसबीटी आज गौलापाल में बन गया होता, ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप सुचारू रूप से चल रही होती। हम अपनी जायज बात के लिए लड़ रहे हैं। हमारा साफ कहना है, पहले ये स्पष्ट हो जाए कि ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है। शराब की दुकानों को बचाने के लिए तो इसको स्टेट हाईवे घोषित कर दिया। अगर ये स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे के मानकों को लेकर चला जाए। तो ये है कि मसाल जुलूस के आंदोलन में बहुत दिनों से होता आ रहा है। सरकार मान नहीं रही हमारी बात को। हम तो ये कहते हैं कि इसका चौड़ीकरण ना करके पहले रिंग रोड बनाई जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है उसको शिफ्ट करा जाए, रोडवेज केमू इसको शिफ्ट करा। तो बाजार में तो वैसे ही यातायात बहुत कम हो जाएगा, जाम की स्थिति कम हो जाएगी। आपने कल भी देखा अच्छी खासी भीड़ थी, लोग दिल में चिंगारी थी जो धीरे धीरे बाहर को आ रही है। आज ये आपको विशाल जो मसाल जुलूस दिख रहा है, ये अभी इसका छोटा रूप है। अब इसे चालू तो हो दीजिए, ये बहुत बड़ा रूप लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन हल्द्वानी शहर के लिए एक चिंगारी है। प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। अवैध जो अतिक्रमण के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो आज सड़कों पे उतर आया है और उस प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं, जो हैं ये उसके व्यापारी मसाल जुलूस निकाल कर अपना विरोध करने पर आ रहे हैं। और प्रशासन से लगातार ये गुजारिश है कि हमें इस अतिक्रमण की मार से बचाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है। क्या धामी सरकार इस पर ध्यान देगी या फिर इन व्यापारियों को इसी तरीके से मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। रुद्रपुर में राष्ट्रीय सरस मेले में स्वास्थ्य विभाग ने नाटक मंचन कर विभिन्न रोगों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें कैंसर, एड्स और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए नाटक मंचन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के बारे में चीफ मेडिकल ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को ये जिम्मेदारी मिली थी कि नाटकों में लोगों में कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे लोगों में इन रोगों के प्रति फैली मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सके। राज्य कर विभाग टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में राज्य कर विभाग ने उत्तराखंड के कई बड़े स्थानों पर छापेमारी की थी और इस पर राज्य कर आयुक्त अमित गुप्ता ने कहा कि 2022 में सरकार कर विभाग 5,600 करोड़ रहा था, लेकिन 2023 में राज्य कर टैक्स 9% की वृद्धि हुई है। राज्य कर विभाग ने जो दिसंबर तक 2023 में 2022 के मुकाबले रेवेन्यू लिया है वो पिछले साल 5,600 करोड़ रहा था और इस साल में दिसंबर तक 6,122 करोड़ है, जो कि 9.5% की वृद्धि है, जो कि नेशनल एवरेज के आसपास ही है। हरिद्वार में एकड़ रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर से रूट डाइवर्ट होने के चलते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन कोई नहीं है। यहाँ चूंकि पुल बनने की बात संज्ञान में आई है, बहुत दिनों से बात चल रही है, क्षेत्रवासियों की मांग भी थी। विशेष रूप से गाड़ी वाले लोगों के सामने से जो रास्ता जाता है उस पर ये हमारे सब लोग, हम लोग साथ हैं, ये चाहते हैं कि सामने से ही चढ़ जाएं और सामने से ही उतर जाएं, जो नाले की पुलिया पे रोड जाता है। नहीं, विरोध प्रदर्शन क्या था, ये पीडब्ल्यूडी से आए थे विभाग से। यहाँ ओवरब्रिज बनाया जा रहा है टिक्कर स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे। तो हमारी ये मांग है ग्राम गाड़ों वालों की कि भाई यहाँ हमारे इधर से हमें कह रहे हैं कि आप 200 मीटर से आगे से घूम के आएंगे। हमने विभाग से निवेदन किया है कि भाई हमें जब रास्ता हमारा सीधा है तो हमें सीधे ही चढ़ा दिया जाए, ना कि इधर उधर से घुमा के चढ़ा दिया।
हरिद्वार में साधु संत अपने अनुयायियों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिद्वार में कई बड़े संतों के सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों की संख्या में फॉलोवर्स जमा हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। साधु संतों में सोशल मीडिया का क्रेज। मॉडर्न इंडिया में संतों का बदलता स्वरूप। लाखों की संख्या में साधु संतों के फॉलोअर्स। फिल्म अभिनेता, सेलिब्रिटीज और नेता सोशल मीडिया पर अपने विचार तो साझा करते ही हैं, लेकिन साधु संतों के बीच भी अब सोशल मीडिया का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार के कई बड़े संतों के सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, जिसके जरिए साधु संत भक्तों, अनुयायियों से जुड़ते हैं, साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। साधु संत इसे आधुनिक समय का सबसे अच्छा माध्यम बताते हैं। असल में क्या है कि आज के युग में ये सबसे अच्छी सुविधा है, कम टाइम में हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और इस सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, उनको समाज को केवल जागृत ही नहीं करते, इनसे संस्कार देने का भी काम होता है और समाज सत्संग से जुड़ा रहता है। तो इसकी सुविधा बहुत है, ये विज्ञान की सबसे सुंदर देन है। पर इसकी उपयोगिता जब हमारे नवयुवक पीढ़ी के हाथ लगते हैं और उन्हें अपना गोल पता नहीं होता और वो थोड़े सी खुशी के लिए इसको गलत यूज भी करते हैं और इससे लोगों का नुकसान भी होता है। पर जब यही सोशल मीडिया साधुओं के हाथ लगती है तो संस्कार देने का काम करती है, समाज में जन जागृति का काम करती है, तो ये बहुत अच्छा है सोशल मीडिया। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी इस रेस में काफी आगे हैं। स्वामी कैलाशानंद के YouTube अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जिसके चलते हाल ही में उन्हें स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि वो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले संत हैं। आस्थावान लोग इस तरह के अनुष्ठानों से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो भी करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले संतों में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी परमानंद गिरी, स्वामी हरिचेतनानंद और स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का नाम भी शामिल है। सभी दर्शकों को कि वो सभी मुझे इसलिए लायक करते हैं कि मैं अनुष्ठान का साधु हूँ, महात्मा हूँ और साधक हूँ। संत का जो कार्य है उसको करने के कारण वो हमें लाइक करते हैं, हमें फॉलो करते हैं और हमें वो देखते हैं। मुझे लगता है कि आज भी उन भक्तजनों को, आज भी उन दर्शकों को वो चीज लायक होता है जब उनको रियलिटी में, असल में दिखाई पड़े कि कोई व्यक्ति सच में कार्य कर रहा है। क्योंकि जैसे हमारा नवरात्र की साधना थी, हमारे सावन के साधना थे, हमारे जो अपने प्रवचन होते हैं, वो एक एक दिन में हमने कहा ना आपको 15-15 मिलियन चला जाता है और बिना खर्च किए 1 रुपया आज तक हमने कभी कृष्णानंद को सोशल मीडिया के लिए नहीं दिया, 1 रुपया। तो मैं तो ये प्रेरणा देना चाहूंगा अन्य लोगों को भी कि आप ऑर्गेनिक बनो, निस्संदेह आपको पसंद करेंगे। शुरुआत में सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन और शौक का साधन माना जाता था, लेकिन मौजूदा समय में सोशल मीडिया जानकारी साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। लिहाजा साधु संत भी खुलकर सोशल मीडिया के जरिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।